हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ स्नेहा कंडा। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हम लोग डिस्पर्जन कर रहे थे और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का टॉपिक स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो उसको ही कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग जब डिस्पर्जन करते हैं, आपको डेफिनेशन आई होप क्लियर होगी। ठीक है, तो उसमें दो टाइप के मेजर्स आते हैं। फर्स्ट इज़ एब्सोल्यूट मेजर्स, सेकेंड इज़ रिलेटिव मेजर्स। तो एब्सोल्यूट मेजर्स वो होते हैं जब हम लोग यूनिट्स का यूज़ करके आंसर निकालें। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे होगा कि हम लोग जो एग्जैक्ट यूनिट्स हैं वो यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा जो मेन इनका रीज़न है वो है कि एक ही सीरीज़ पे वन सीरीज़ पे काम करते हैं, मतलब वन ऑब्जर्वेशन की सीरीज़ पे काम करेगा। एक ही सीरीज़ होगी, एक तरह की ऑब्जर्वेशंस होगी हमारे पास, उसी पे एब्सोल्यूट मेजर क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने किए थे 4 टाइप के क्वार्टाइल्स हो गए, रेंज होगी, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन, 4 टाइप्स के एब्सोल्यूट मेजर्स करे थे। तो आज हम लोग रिलेटिव मेजर्स करेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव मेजर्स ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। और सेकेंड है हमारे पास कि 2 सीरीज़ पे काम करते हैं। अगर हमारे पास 2 तरह की सीरीज़ दी रखी है, एक्स सीरीज़ है, एक वाई सीरीज़ है, ठीक है, तो जब हम लोग चाहते हैं कि उन दोनों सीरीज़ को हम लोग कंपेयर करें, तो तब हम लोग ये वाली रिलेटिव मेजर्स यूज़ करते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। तो याद रखना, जब भी आपको बात की जाए कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन निकालो, तो उसका मतलब ये है कि आपको 2 सीरीज़ दे रखी होंगी, उसके बाद आपको ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन निकालने अभी करेंगे। ठीक है, 4 ही हैं। जैसे हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर्स थे, इनको आप डिस्पर्जन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बोलते हो जो एब्सोल्यूट मेजर्स हैं, और जो रिलेटिव मेजर्स है आप उनको कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन बोलते हो। ठीक है, याद रखना है, ये यहाँ पे यूनिट्स के अकॉर्डिंग काम करेगा, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन स्टार्ट करेंगे। सो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन मैंने आपको बता दिया है किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी टाइप्स देख लो। फर्स्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ, वी कैन से मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेस्ड ऑन रेंज। ठीक है, सेकंड इज बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारे पास बेस्ड ऑन मीन डेविएशन, एंड फोर्थ वन इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं यहाँ पे सिग्मा लिख देती हूँ सो दैट आपको याद रहे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन रेंज के बेस पे इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। अब ये देखो, सिर्फ ये था कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन में, है ना, सॉरी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। अब कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन में क्या हो जाएगा, एक्स मैक्सिमम प्लस एक्स मिनिमम, मतलब ये रेशो होगी इनकी। ऑलराइट,
सबसे पहले ये हमारे पास x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम, देन इसी को इन दोनों को ही प्लस में ऐड कर देना है उसकी रेशो। ऑलराइट, तो ये हमारा क्या है, रेंज के बेस पे है। नेक्स्ट इज क्वार्टाइल बेस्ड। सो क्वार्टाइल का फॉर्मूला हमारे पास था हाफ Q3 माइनस Q1, राइट। तो इसका क्या होगा, इसी को डिवाइड कर देंगे हम लोग Q3 प्लस Q1। सो देखो हाफ हाफ कट हो जाएगा। ऑलराइट, ये दोनों सेम कांस्टेंट है। सो हमारे पास क्या बचेगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। सो मैं आज ये नहीं बताऊंगी कि अभी ये क्या है। Q3 इज थर्ड क्वार्टाइल, Q1 इज फर्स्ट क्वार्टाइल। तो हम लोग निकाल भी चुके हैं इसको न्यूमेरिकली। तो आपको ये जो भी डिनोट कर रही हूँ जिससे, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी रेदर देन कि मैं पूरा लिखूँ, ठीक है। क्योंकि थ्रू आउट द स्टैटिस्टिक्स ये आपके कहीं भी आपको Q3 दिखता है तो उसका मतलब यही होगा कि वो थर्ड क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। x बार दिखेगा तो यही होगा कि वो मीन की बात कर रहे हैं। सो जितने भी हम लोग यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि कौन सी चीज़ किसके लिए है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मीन डेविएशन। बेस्ड ऑन मीन डेविएशन, मीन डेविएशन के बेस पे हमारे पास क्या होगा, मीन डेविएशन। पहले आप मीन डेविएशन निकालो, ठीक है, और उसके बाद आप रिस्पेक्टेड एवरेज से डिवाइड कर दो। एवरेज से डिवाइड करना है कौन सी, जिसके विद रिस्पेक्ट आप मीन ले रहे हो। क्यों, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन भी किया है हम लोगों ने, मीन डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट किया है। तो जिस एवरेज के कोरेस्पॉन्डिंग मीन डेविएशन ले रहे हो आप, उसी को उसी के साथ आप डिवाइड करोगे यहाँ पे, ठीक। सो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एवरेज फ्रॉम विच मीन डेविएशन इज टेकन, तो ये है हमारे पास फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है और इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये आपको पता है x मैक्सिमम x मिनिमम का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन किसी भी सीरीज़ में सबसे बड़ी वैल्यू x मैक्सिमम है और सबसे कम वैल्यू क्या है, x मिनिमम है, ठीक है। सो लास्ट वन इज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे जिस भी आप एवरेज से ले रहे हो, दैट इज़ x बार। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी आप फाइंड करते हो तो आप विद रिस्पेक्ट किसके फाइंड करते हो, मीन के करते हो, ठीक है। तो ये याद रखोगे x बार की विद रिस्पेक्ट। सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, सिग्मा डिवाइडेड बाय x बार। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। जो ये बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। एक आप हमारे पास न्यूमेरिकल में दे रखा होता है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कई बच्चे बोलते हैं कि ये तो हमने किया ही नहीं, ठीक है। तो अब ध्यान देना बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कुछ नहीं है, 100 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड ऑन डिस्पर्जन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका मतलब ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को CV से आप डिनोट करते हो और ये इक्वल किसके होता है हमारे पास, सिग्मा डिवाइडेड बाय x बार इंटू 100 टाइम dispersion, coefficient of dispersion based on standard deviation is called coefficient of variation, ठीक है। ये आपको आईना है, ठीक है, ये पूछ लेते हैं कि coefficient of variation बताओ, ठीक है। सो coefficient of standard deviation तो आपने याद रखना ही है और coefficient of variation भी आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये हमेशा x बार ही रहेगा यहाँ पर, ऑलराइट। और ये सिग्मा आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन है। आप जो भी आपको सीरीज़ दे रखी है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करोगे, आफ्टर दैट उसी के मीन से, उसी सीरीज़ के मीन से आप डिवाइड करोगे, इंटू 100 करोगे तो आपको CV दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा, ऑलराइट। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको। न्यूमेरिकली आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो इसको। हम लोगों ने ये कर चुके हैं Q3
मेन यही होती है। Q3 क्या है, कैसे फाइंड करते हो आप, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो बस प्लस माइनस का फ़र्क है, आप करके देख लेना, ठीक है। बुक्स में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं इनके बेस पे। तो मेन जो हमारे पास BSc के लेवल के ऊपर जो न्यूमेरिकल अगर आता है तो वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे आता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन की कई बार वो पूछ लेते हैं कि आप क्यों यूज़ करते हो, या वाइवा में क्वेश्चन पुट करा जाता है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, ठीक है, और ये क्यों इससे डिफरेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ठीक है, और स्टैंडर्ड एरर क्या है। स्टैंडर्ड एरर विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने एक वो किया था, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, है ना। तो ये अच्छे से कर लेना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट साइन में, लेकिन ये आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो जब अभी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कम है, ठीक है, तो जब आगे जाओगे तो ये चीज़ें मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगी, सीधा लिखूँगी कि हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड होगा आपको पहले से ही कि ये चीज़ हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैं लिखती हूँ यहाँ पे Q1 CV x बार सिग्मा, तो ये याद कर लो यहीं पे, तो बेटर रहेगा, ऑलराइट। तो डिस्पर्जन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं मूवमेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मूवमेंट्स स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट्स स्टैट्स में एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बहुत आगे ले जाता है, ठीक है। तो ये जब भी हम लोग थोड़ी हाई लेवल पे स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे तो आपको मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा आपको लगेंगे कि इजी है, मे बी मुश्किल भी लगे, ठीक है, लेकिन जब हो जाएगा तो इजी लगेगा। तो ध्यान देना बच्चे, क्या होता है ये मूवमेंट्स। MOMENTS, ये इसके स्पेलिंग होते हैं मूवमेंट्स के। मूवमेंट्स, अगर आपको कहा जाए कि किसी की डाटा के हमें मूवमेंट्स बताओ, ठीक है, तो मूवमेंट्स बेसिकली वो होते हैं कि डेटा को किस एक एवरेज से हम लोग कंपेयर करें, दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट। मीन इज़ ऑल्सो अ मूवमेंट, वेरिएंस इज़ ऑल्सो अ मूवमेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ऑल्सो अ मूवमेंट। आगे भी और करेंगे, ठीक है ना, β1 β2 की वैल्यूज़ आती हैं, दीज आर ऑल्सो द मूवमेंट्स। बेसिकली मूवमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप किस चीज़ से हमारी सीरीज़ को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो मूवमेंट्स निकालने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट मूवमेंट होता है वो हमेशा मीन होता है। सेकंड मूवमेंट जो निकालते हो तो वेरिएंस होता है इन सम केसेस, ठीक है, हम करेंगे। इन सम केसेस इट इज़ ऑलवेज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएंस, ठीक है। फिर थर्ड मूवमेंट, फोर्थ मूवमेंट एंड सो ऑन, कितने भी मूवमेंट्स निकाल सकते हो। तो मूवमेंट का बेसिक मीनिंग ये है कि आप किस पॉइंट से आप अपनी सीरीज़ को कंपेयर करना चाहते हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स में हमें ये आते हैं कि आप rth मूवमेंट निकालो किसी भी डेटा का, और आप पॉपुलेशन आपको दे रखी है, आप फोर्थ मूवमेंट निकालो, या फिर ऐसे भी कहा जाता है कि फ़र्स्ट 4 मूवमेंट्स निकालो, ठीक है। तो उसका मतलब ये रहता है कि आपको फर्स्ट फाइंड करना है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑलराइट। तो मूवमेंट आपको याद रहेगा कोई एक वो वैल्यू जो आपको बताए कि आप किस अपनी सीरीज़ को किससे कंपेयर करो, ठीक है। सो मूवमेंट्स बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के होते हैं हमारे पास। अगर मैं बात करूं, चलो 3 की कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़े से डिफरेंट हैं, चलो कोई नहीं। फर्स्ट हमारे पास होते हैं रो मूवमेंट्स, RAW, रो मूवमेंट्स, और इनको एक और नाम भी दे सकते हो आप, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन। क्लियर? ये है हमारे फर्स्ट मूवमेंट, फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट्स। सेकंड जो हमारे पास हैं, हमारे पास हैं सेंट्रल मूवमेंट्स, और इनको एक और नाम दे सकते हो आप, मूवमेंट्स अबाउट मीन, ऑलराइट। द लास्ट वन इज एब्सोल्यूट मेजर्स। ये हमेशा अबाउट मीन होते हैं। एब्सोल्यूट मेजर्स हमेशा क्या होते हैं,
अबाउट मीन होते हैं, या ओरिजिन भी हम लोग कह सकते हैं। चलो ओरिजिन वाला भी करेंगे, ओरिजिन भी हो सकते हैं। क्लियर? सो मूवमेंट्स 3 टाइप्स के हैं, रो मूवमेंट्स हैं, देन सेंट्रल मूवमेंट्स हैं, देन हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर मूवमेंट्स हैं। एक और भी होते हैं फैक्टोरियल मूवमेंट्स, तो वो बाद में करेंगे थोड़े से डिफरेंट टाइम में। अगर ये क्लियर हो जाए तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग, रो मूवमेंट्स, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, इन टर्म्स से जितना जल्दी हो सके आपको फेमिलियर होना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो चीज़ें हो जाएंगी, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल रेंज, ये ठीक है। बट जो ये वैल्यूज़ हैं, जो ये हम लोग नेम्स यूज़ कर रहे हैं, इनके साथ आपको थोड़ा सा फेमिलियर होना पड़ेगा। धीरे धीरे हो जाओगे जब आपको ये चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रो मूवमेंट्स की, रो मूवमेंट्स याद रखना है, ये मूवमेंट्स होते हैं हमारे अबाउट ओरिजिन और अबाउट एनी पॉइंट। क्लियर? तभी मैंने अबाउट ओरिजिन इसका नाम रखा और एक रखा और रो मूवमेंट्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड्स बाय कैपिटल N समीशन I गोज़ टू 1 to N fi xi माइनस a की पावर r। अब सबसे पहले देखो इसको डिनोट किससे करोगे, ये म्यू, इसको आप म्यू बोलते हो। क्या बोलते हो? म्यू बोलते हो। और ये होता है हमारे पास पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन। आगे ना थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल पार्ट जब ख़त्म होगा ना, जब आप प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग पे आओगे, तो आई टेल यू कि आपके पास एक पॉपुलेशन होती है, एक सैंपल होता है, ये मैंने आपको बताया था, है ना। तो जब भी आप एवरेज निकालते हो, वेरिएंस निकालते हो, तो वहाँ पे भी वो डिफ़र करता है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन का वेरिएंस कुछ और होगा, जब उसी पॉपुलेशन से आप सैंपल कलेक्ट करते हो तो उसका वेरिएंस कुछ और होगा, ठीक है। तो आप उनको नेम भी अलग देते हो और डिनोट भी अलग तरीके से करते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि जो ये एक्स बार होता है इसको आप सैंपल मीन बोलते हो, और जो ये म्यू होता है इसको आप बोलते हो पॉपुलेशन मीन। ऑलराइट, सो हमारे पास पॉपुलेशन मीन, म्यू की सब्सक्रिप्शन में आर और इसके ऊपर एक डैश, ये है हमारा रो मूवमेंट, ठीक है। अगर आपको ये कहीं पे दिख जाए इसका मतलब है रो मूवमेंट आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। वहाँ पे लिखा होगा कि आपने कितने फाइंड करने हैं। ऑलराइट, सो कितने का मतलब ये है कि इस आर की वैल्यू आप उतनी बार पुट करते जाओगे। अगर मैं बोलूँ कि आप दिस इज म्यू आर डैश इक्वल्स टू दिस, ठीक है, तो ये rth मूवमेंट, दिस इज व्हाट द rth मूवमेंट, स्मॉल आर, सॉरी, ये फॉर्मूला किसके लिए है? rth मूवमेंट। जनरल फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको। अगर आपको बोला जाए कि आप 4th मूवमेंट निकालो इस पॉपुलेशन का, सो यू नीड टू पुट व्हाट 4 हियर, r की जगह पे यू जस्ट नीड टू पुट r हियर एंड हियर, ठीक है। और a इज़ वॉट आप किस पॉइंट से उसकी जो xi है वो एवरेज को आप ले रहे हो, ठीक है। सो या तो किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट से होगा, या फिर नाम इसका ओरिजिन है, या फिर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर a भी ख़त्म हो जाएगा। और करके लिख लो इसका दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं आपको लिखवाऊँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, चलो, 1/n समीशन I गोज़ टू 1 to N fi xi की पावर r, दिस इज ऑल्सो व्हाट म्यू r डैश हियर। देखो a को मैंने 0 पुट कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे अबाउट ओरिजिन चाहिए। जब वहाँ पे लिखा हुआ अबाउट ओरिजिन निकालो तो आपको a की जगह 0 पुट कर देना है, सिंपल एज दैट। क्लियर है? अगर आपको बोला जाए कि इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग निकालो तो वो भी रो मूवमेंट ही है,
लेकिन आप उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग निकाल लोगे, ठीक है। सो आपको याद रखना पड़ेगा r इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। फर्स्ट r1 पुट करोगे तो वो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ जाएगा, 2 पुट करोगे सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ जाएगा, ऑलराइट। सो जब भी हम लोग r को 1 पुट करते हैं रो मोमेंट्स में, वो हमेशा मीन देता है आपको, ठीक है, मीन की वैल्यू देगा, दैट इज़ मीन। मतलब फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज कॉल्ड एज मीन, ऑलराइट। सो आप जब मीन देखो मीन हमारा यही है ना, अगर मैं इसको r को 1 पुट करूँ, यहाँ r को मैंने 1 पुट कर दिया और इसको हटा दिया, तो ये मीन का तो फॉर्मूला है, ऑलराइट। मीन क्या होता है 1/n एंड समीशन fi है ना। तो n यहाँ पर क्या है, समीशन ऑफ fi, फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल जब सम करोगे आप फ्रीक्वेंसी का, दैट इज़ n, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो जब आप 1 पुट करते हो तो आपको ये मीन देता है, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि रो मूवमेंट जो फर्स्ट वाला होता है आपका वो मीन होता है, ऑलराइट। सो ऐसे ही आप सेकंड निकाल सकते हो, ऐसे ही थर्ड निकाल सकते हो, ठीक है। यू जस्ट हैव टू पुट व्हाट r की वैल्यू, r1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। सो मैं अगर आपको पुट करके दिखाऊँ, ये सी म्यू r हमारे पास है 1/n समीशन i गोज़ टू 1 to n fi xi। चलो मैं ओरिजिन के कोरेस्पॉन्डिंग ले रही हूँ, ठीक है, की पावर r, ये हमारे पास क्या है इन जनरल। सो जब मैं r को 1 पुट करूँगी, म्यू डैश 1, सो इट विल बिकम व्हाट 1/n समीशन i गोज़ टू n fi xi की पावर व्हाट 1। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट मोमेंट। तो ये हमेशा आपका किसके बराबर होता है, मीन, दैट इज x बार। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है हमारे पास μ2 डैश। μ2 डैश कैसे निकालोगे, 1/n i गोज़ टू 1 to n fi xi का स्क्वायर। ये आपके पास क्या होता है, कुछ नहीं, बस ये आपको क्या कहेगा कि ये अब आपके पास जो सेकेंड मोमेंट अबाउट रो मोमेंट है, सेकेंड रो मोमेंट, और वी कैन से सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है। सो मैं आप ऐसे ही आप μ3 फाइंड कर सकते हो, 1/n i गोज़ टू 1 to n fi xi की पावर 3। ये आपके मोमेंट्स है, क्लियर, रो मोमेंट्स ओनली। अब अगर मैं बात करूँ सेंट्रल मोमेंट्स की, ये मैं ऐसे ही रखती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा काम आने वाला है आपको, ठीक है। सेंट्रल मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट्स का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, मोमेंट्स अबाउट मीन, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आप इसको डिनोट किससे करोगे, म्यू r, दैट्स इट। ऊपर डैश नहीं आएगा, ये ध्यान देना, जब ऊपर डैश आए उसका मतलब ये है कि यू हैव टू फाइंड रो मोमेंट्स। जब आपको दिया जाए कि म्यू r फाइंड करना है, इसका मतलब ये है कि आपको सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, और मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करना है। सो कुछ नहीं है, सेम वैसा फॉर्मूला है, i गोज़ टू 1 to n fi xi माइनस अबाउट मीन है तो मीन की पावर r, बस ख़त्म, ठीक है। सो यहाँ पर मीन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कई बार हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए ले रहे थे, दैट इज़ आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग टू रीजन ले रही है। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग टू मीन ही है, ऑलराइट। सो मीन यहाँ पे बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। तो याद रखना है, जब भी आप μ1 फाइंड करोगे सेंट्रल मोमेंट, देखो क्या आएगा, i गोज़ टू 1 to n fi xi माइनस x बार, ठीक है, उसकी पावर 1, ऑलराइट। तो आपको ये मिलेगा, आपने ऐसे फाइंड करना है। μ2 फाइंड करना हो तो 1/n i गोज़ टू 1 to n fi xi माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक। अब देख रहे हो यहाँ पर ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएंस, ऑलराइट।
आपको ये याद रखना है, हम लोगों ने उधर किया था, ठीक है ना, वेरिएंस आपने किया था ना, सिग्मा का स्क्वायर इज़ व्हाट द वेरिएंस। तो वहाँ पे फॉर्मूला जाके देखना, सेम यही मिलेगा आपको। तो आपने याद रखना है कि जब भी आप रो मोमेंट्स फाइंड करते हो उसका फर्स्ट मोमेंट मीन होता है, और जब भी आप सेंट्रल मोमेंट फाइंड करते हो तो उसका जो सेकंड मोमेंट आता है आपका, वो आपका वेरिएंस होता है, ठीक है। सो ऐसे ही आप थर्ड फाइंड कर सकते हो, ऐसे ही आप फोर्थ फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं इन दोनों में रिलेशन, कि आपको सेंट्रल मोमेंट्स दिए हों और आपको फाइंड करने हैं रो मोमेंट्स, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपको रो मोमेंट्स दे रखे हों और यू हैव टू फाइंड व्हाट सेंट्रल मोमेंट्स, ठीक है। सो वेरी इजी, ये आपको आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो वो मैं रिलेशन लिखने वाली हूँ, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। याद रखने का मतलब ये है कि सच में आपको याद रखने हैं, पूरे स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होंगे वो, कहीं भी आपको पूछ सकते हैं कि आप हाँ सेंट्रल मोमेंट निकालो, मेथड्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये जो हम बेसिक टर्म्स कर रहे हैं ये चेंज नहीं होंगी। किसी भी मेथड में आपको बोल सकते हैं कि आप सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करो, ठीक है। तो रो मोमेंट्स दे रखे हैं आपको, सेंट्रल मोमेंट्स आप फाइंड करो। तो वो रिलेशन देखो, लिख लो आप, ये रिलेशन बिटवीन रो मोमेंट्स और एंड लिखो, एंड सेंट्रल मोमेंट्स, ठीक है। तो दो तरह से यूज़ कर सकते हो आप इसको। सबसे पहले मैं फाइंड करने लगी हूँ कि आपको रो मोमेंट्स गिवन है और आपने फाइंड करने हैं सेंट्रल मोमेंट्स, फाइंड सेंट्रल मोमेंट्स, ठीक है। तो मेन जो ये रिलेशंस है वो हमेशा यही यूज़ होते हैं। देखो फर्स्ट म्यू डैश, सेंट्रल मोमेंट आपने फाइंड करना है, वो आपका क्या होता है म्यू वन डैश, ठीक। म्यू डैश हमेशा आपका किसके इक्वल आएगा, म्यू वन डैश के इक्वल आएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या होता है, मीन होता है, ठीक है। एक्चुअल में लेट मी टेल यू, रिलेशन बताती हूँ आपको। एक म्यू नोट भी होता है, तो आपको याद रहे कि जब म्यू नोट पुट करते हो तो आपके पास क्या आता है सेंट्रल मोमेंट में। सेंट्रल मोमेंट में आपने याद रखने हैं ये दो चीज़ें हमारे पास पेट होती हैं, कि अगर म्यू नोट है तो वो हमेशा 1 आता है, और जब म्यू 1 है वो हमारे पास हमेशा 0 आता है। देखो कैसे, अगर मैं म्यू 1 की वैल्यू लिखूं बच्चे, ये सेंट्रल मोमेंट है, तो ये है I goes to 1 to n fi xi माइनस x बार, यही है इसकी पावर 1। अगर आपको याद हो हम लोगों ने मीन की एक एप्लीकेशन की थी कि जब भी हमारे पास डेविएशन हो अबाउट मीन, ठीक है ना, सम ऑफ डेविएशंस हो अबाउट मीन, अरिथमेटिक मीन, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, अरिथमेटिक मीन ऑफ सम ऑफ डेविएशंस अबाउट मीन इज़ ऑलवेज 0। ये हमेशा हमारे पास क्या होता है 0। आप फर्स्ट या सेकंड वाली वीडियो में जाके देखना, हमने मीन की प्रॉपर्टी की थी कि सम ऑफ डेविएशंस, ठीक है ना, अरिथमेटिक मीन ऑफ सम ऑफ डेविएशंस अबाउट मीन इज ऑलवेज 0, ठीक है। सो ये फर्स्ट वाला मोमेंट ही तो है। सो याद रखना है सेंट्रल मोमेंट्स में म्यू नॉट हमेशा 1 होता है, म्यू 1 हमेशा क्या होता है 0 होता है, ठीक है। सो अगर हम अब फर्स्ट म्यू 1 की वैल्यू 0 होती है, ये पेट है। नेक्स्ट इज म्यू 2। म्यू 2 कैसे फाइंड करते हो आप, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर। ये ध्यान देना, ये 1 है और ये डैश है, म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का स्क्वायर, क्लियर। क्योंकि हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं सेंट्रल मोमेंट्स, किससे, रो मोमेंट से। ये हमें दे रखे होंगे म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश, म्यू 4 डैश, ये दिए होंगे हमें ऑलरेडी, ठीक है। सो आपको ये बिना डैश वाले फाइंड करने हैं, तो उनका रिलेशन बता रही हूँ आपको, याद रखना ये,
ठीक है। सो म्यू टू डैश गिवन है, म्यू वन डैश गिवन है, सो यहाँ पे पुट करो म्यू टू डैश म्यू वन डैश, पुट करो उसका स्क्वायर करो, यू विल गेट व्हाट, म्यू टू, सेंट्रल मोमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपके पास म्यू थ्री। म्यू थ्री फाइंड करने के लिए आपके पास म्यू थ्री डैश -3 टाइम्स म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस 2 टाइम्स म्यू वन डैश का क्यूब। ध्यान से देख लो, म्यू थ्री डैश -3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस 2 म्यू वन डैश का क्यूब। याद रखना है, जब भी लास्ट में आपको जो भी आप फाइंड करो लास्ट में उतनी पावर मिलेगी म्यू वन की, ठीक है। और दूसरा प्लस माइनस चलता रहेगा। आपको 3-4 बार इसको याद मतलब यूज़ करोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, नई टर्म्स लग रही है आई नो दैट, लेकिन आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। दूसरा कोई इसका है ही नहीं है कि आपको कैसे करना है, याद रखना पड़ेगा, याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है म्यू फोर के लिए, म्यू फोर डैश -4 टाइम्स म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस 6 टाइम्स म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर -3 टाइम्स म्यू वन डैश का 4 पावर 4, ठीक है। ये हमारे पास म्यू 4 है। अच्छा, ये ना बाइनोमियल खोलते हैं हम लोग, उससे बनते हैं, कुछ और नहीं है, ठीक है ना। हम लोग जब इसकी बाइनोमियल x माइनस आर की x माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार की बाइनोमियल खोलेंगे ना तो यही मिलेगा आपको, करके देख लेना, ठीक है। कुछ ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप बार बार बाइनोमियल नहीं खोलोगे एग्ज़ाम में, तो हमेशा हम लोग याद रखते हैं ये वाली, ठीक है। बीइंग अ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इनको याद कर लो, क्योंकि इनको याद रखने के लिए सबसे अच्छा मतलब यही है कि आप इसको याद रख लो कि इसकी 2 है तो लास्ट में पावर 2 आएगी, 3 है तो 3, 4 है तो 4, दूसरा प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, लास्ट में हमेशा म्यू वन आता है, ठीक है, म्यू वन, ऑलराइट। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, म्यू थ्री, ठीक है, सबसे पहले जो भी है उसके बाद जिसकी भी वैल्यू आप निकालोगे उसका क्या है, सबसे पहले वही टर्म आएगी रो मोमेंट की, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास उससे एक कम बंदा आ जाएगा, ठीक है ना, फिर उससे एक कम बंदा आ जाएगा लेकिन उसकी पावर 1 रहेगी, ठीक है ना, और फिर उसकी पावर 3 होगी। यहाँ पे देखो पहले इसकी पावर 4 थी, अब म्यू 4 के बाद म्यू 3 आया, इसके साथ मैंने म्यू 1 मल्टीप्लाई किया, पहले इसकी पावर 1 थी, फिर मैंने 2 करी, फिर मैंने 4 करी, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, नथिंग एल्स, ठीक है। सो एज इट इज़ आप इसको याद रखोगे। अगर इन जनरल में आपको लिखवाऊँ तो आप लिख लो इन जनरल, और भी अगर आपको फाइंड करने हैं तो राइट डाउन म्यू आर, सेंट्रल मूवमेंट निकालने हैं आपने, म्यू आर डैश प्लस RC1 म्यू आर -1 म्यू वन डैश यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा क्योंकि प्लस माइनस चल रहे हैं, ठीक है, प्लस RC2 म्यू आर -2 म्यू वन की वैल्यू, ठीक है, इसका आई थिंक म्यू 2 आना चाहिए यहाँ, म्यू टू का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू -1 की पावर r और म्यू 1 डैश की पावर r यहाँ पे, ओके चलो ठीक है, म्यू 2। ये जनरल आपका सीरीज़ है, ठीक है। मेनली आपको हमेशा यही कहते हैं कि फ़र्स्ट 4 मोमेंट्स निकालो, ठीक है। फर्स्ट 4 मोमेंट्स निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है, फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है। वहीं अगर मैंने आपको कहा जाए कि आप अब
गिवन आपको सेंट्रल मोमेंट्स हैं और आपने क्या फाइंड करना है, रो मोमेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इजी अगेन। सबसे पहले आप जो μ1 डैश है वो आपको पता है आपकी सीरीज़ का मीन होता है, आप उसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो μ1 डैश अगर आपके पास आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, μ2 डैश, ठीक है। सो अब ये आपको गिवन है, ये आपने फाइंड कर लिया, यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर। अब अगर मैं आपको बात करूँ कि आपने μ3 डैश फाइंड करना है, रो मूवमेंट्स फाइंड करियो सेंट्रल मूवमेंट से, ठीक है। तो अब आपको पता है μ1 डैश है, μ2 डैश है आपके पास, μ3 भी है, तो μ3 डैश आ जाएगा आपके पास, ठीक है। मैथ्स यूज़ करना है यहाँ पे, थोड़ा सा आराम से हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा रिलेशन बिटवीन रो मूवमेंट्स एंड सेंट्रल मूवमेंट्स था, ठीक है। सो ये रिवाइज़ करो आप, इसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, डोंट वरी, थोड़ा सा ये हो जाए हमारे मोमेंट्स, तो सारे जब इकट्ठे हो जाएंगे तो एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके बेस्ड, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आपने क्या चीज़ कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, रिवाइज़ करो आप इसको। नेक्स्ट हम लोग जो हमारा एब्सोल्यूट मोमेंट्स पढ़ा है उसके बाद फैक्टोरियल मोमेंट्स करेंगे, देन वी विल डू एक और पार्ट है हमारा सिक्यूनेस एंड क्यूटोसिस का, वो भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।